नमस्कार। मैं एडवोकेट अजय दिलीप जोशी। आप सब जानते हैं कि मैं ऑल इंडियन सिनेमा और सीरियल सेक्टर के जितने भी इश्यूज है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो एक्ट्स थे, सिने वर्कर्स एक्ट 1981 के, वो सब रिपील किए गए हैं। और जिस कोड के अंदर वो रिपील किए गए हैं वो कोड था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 एंड सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। इस कोड के अंदर जो हमारे पहले जो एक्ट थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हुए थे सिने वर्कर्स के 1981 को रिपील किए गए। और उसकी जगह पे उन्होंने अभी पहले जो सिने वर्कर टर्म यूज कर रहे थे ना, उसके जगह पे अभी इस कोड के अंदर वो ऑडियो विजुअल वर्कर ये टर्म यूज कर रहे हैं। और उस ऑडियो विजुअल वर्कर में सभी लोग आते हैं। मतलब पहले कैसे था कि सिने वर्कर के नाम से एक्ट था, तो वो एक्ट वेब सीरीज में काम करने वाले लोग या सीरियल में सेक्टर में काम करने वाले लोग या रियलिटी शो में काम करने वाले लोग या और भी न्यूज़ एंकर, इन सबको एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि उसका जो टाइटल था वो सिने वर्कर था, मतलब सिनेमा में काम करने वाले लोग, उनके लिए वो एक्ट बनाया था। लेकिन अभी जो उन्होंने कोड के अंदर जो इस एक्ट को रिपील करके जो एक नया कोड एक्ट बनाया है वो ऑडियो विजुअल वर्कर के नाम से है। मतलब सिने वर्कर टर्म को अभी ऑडियो विजुअल वर्कर के नाम से जाना जाएगा। और उस ऑडियो विजुअल वर्कर में सभी लोग आ रहे हैं। मतलब उसमें सिनेमा में काम करने वाले लोग, सीरियल में काम करने वाले लोग, वेब सीरीज में काम करने वाले लोग, रियलिटी शो में काम करने वाले लोग, न्यूज़ एंकर आ रहे हैं, सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन, उसके स्टंट जो करते हैं वो आ रहे हैं, डबिंग आर्टिस्ट आ रहे हैं। सभी स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर उसमें ऑडियो विजुअल वर्कर में आ रहे हैं। मतलब ये जो कोड है वो सबके लिए लागू है। और एक थर्ड कोड भी उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है, कोड ऑन वेजेस 2019। इसके इसके लिए बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो अपना जो वर्किंग आवर्स है वो 8 आवर्स होने चाहिए। जो आपका पेमेंट आपको मिलता है, वेजेस मिलते हैं आपको स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर को, वो आपको या तो आपको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे या फिर आपको मंथली बेसिस पे मिलने चाहिए। और ये डिसाइड कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा, मतलब आपका मालिक करेगा। मतलब अगर आप सिनेमा में काम करते हैं तो प्रोड्यूसर करेगा। लेकिन आपका जो वेजेस आपको मिलने का जो वेज रेट का जो पीरियड है, वेज रेट पीरियड, ये 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको आपका जो वेजेस है वो कम से कम 1 महीने में मिलना चाहिए। ये सब कोड ऑन वेजेस पे नया कोड है उसमें लिखा हुआ है। उसके अब ये है सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हुए एक्ट। लेकिन मैंने स्टेट गवर्नमेंट को इसके बारे में पूछा था, तो उनका पहले तो मुझे फ़ोन आया था स्टेट गवर्नमेंट से कि आपको एग्जैक्टली हमसे क्या चाहिए। तो मैंने उनको इस सब के बारे में पूछा था कि पहले जो 1981 में एक्ट्स थे उसको आपने अभी रिपील करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कोड बनाए हैं, उस कोड में ये सब चीज़ें आपने मॉडिफाई की है। और ये सब चीज़ें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव की है क्या? तो मुझे उन्होंने ये बताया कि नहीं, हम लोगों ने, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस जो नए कोड को यहाँ पे लागू नहीं किया है अभी तक। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किए कोड है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लागू नहीं किए। तो मैंने उनको बताया कि आप मुझे लिखित स्वरूप में आप मुझे ये रिप्लाई दे दो इसका। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, उसमें उन्होंने कहा कुछ एसओपी हमारे लिए लागू की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मतलब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स अभी मैंने आपको बताए वो उन्होंने अप्लाई नहीं कर रहे हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे ये लेटर भेजा, ये पहले 2 पेजेस तो छोड़ दीजिए, इसमें उन्होंने क्या कहा है देखिए। ये जो लेटर है जो मुझे आया है 10 जुलाई को, यहाँ से आया है मुझे लेबर मिनिस्ट्री से। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है अभी मैं आपको पढ़ के, मराठी में है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। चित्रपट आणि करमणूक क्षेत्रातील मालक निर्माते, ये शासन निर्णय है। मतलब डिसीजन क्या लिया है गवर्नमेंट ने इस सब प्रॉब्लम्स के लिए, वो उन्होंने दिया है। चित्रपट आणि करमणूक क्षेत्रातील मालक निर्माते यांची जबाबदारी आणि कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याकरता मानक कार्यप्रणाली, मतलब एसओपी सोबतच्या परिशिष्ट नुसार लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे।
सदर कार्यप्रणालीची मतलब SOP अंमलबजावणी करणे, सिनेसृष्टीतील सर्व मालक, निर्माते तसेच कामगार, सहकलाकार, तंत्रज्ञ तसेच कामाच्या स्वरूपानुसार काम करणाऱ्या सर्व संबंधितांवर बंधनकारक आहे असेल. मतलब ये जो SOP है ना, ये SOP सबके ऊपर बंधनकारक है. इसको सबको अभी इसमें आगे क्या लिखा है, सदरची SOP मतलब ये कार्यप्रणाली ही राज्यातील चित्रपट, दूरदर्शन मालिका, जाहिरात विभाग, यूट्यूब, डिजिटल उद्योग, वेब सिरीज, इतर असंघटित ऑर्गनाइज सेक्टर जो रहते हैं उसमें करमणूक क्षेत्रातील विभागामध्ये काम करणारे व्यावसायिक, चित्रपट निर्माते, चित्रपट निर्मिती करणारे निर्माते, सिनेमा दिग्दर्शक, नृत्य दिग्दर्शक, संगीत दिग्दर्शक, ॲक्शन अँड स्टंट दिग्दर्शक, कलावंत, सर्व प्रकारचे अभिनय करणारे कलाकार, सहकलाकार, नायक, नायिका, सहनायिका, गायक, व्हॉइस एडिटर, लेखक, बाल कलाकार, तंत्रज्ञ, ध्वनी मुद्रण करणारे, एडिटिंग करणारे, साउंड रिकॉर्डिस्ट, हेड कॅमेरामन, उसके बाद ये रंगमंच जो उभारणारे लोग, रंगमंच मतलब अपना जो नाटक करते हैं उसके जो सेटिंग वाले लोग होते हैं वो सब. उसके बाद असिस्टेंट टेपिस्ट, हेड पेंटर, कारपेंटर, हेड कारपेंटर, असिस्टेंट कारपेंटर, पॉलिशमैन, उसकी इलेक्ट्रिशियन, जनरेटर ऑपरेटर, हेल्पर मतलब क्या है, साउंड इंजीनियर, स्टंट आर्टिस्ट, सहायक, कोरस गायिका, गायक, महिला पुरुष सहकलाकार, सिने कॉस्ट्यूम व मेकअप आर्टिस्ट, एक्शन डबिंग इफेक्ट आर्टिस्ट, सभी लोगों को सिनेमा और सीरियल में जो भी लोग काम करते हैं उन सभी लोगों के लिए ये SOP स्टेट गवर्नमेंट ने लागू की है. और इसकी अंमलबजावणी को क्या बोलते हैं कि इसका पालन करना ये सबका कर्तव्य है और ये बाइंडिंग है सबके ऊपर. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको बाइंडिंग है ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है. अभी इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना मैं आपको सिर्फ बता दूँ, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो मैं सब आपको बताता हूँ. ये बहुत बड़ी है और ये ऑनलाइन अवेलेबल है आपको, ये आप देख लीजिए. उसमें अभी इस SOP को बनाने के लिए जो एक्ट का आधार लिया है वो कौन कौन से एक्ट है जो उन्होंने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए जो एक्ट थे, जो सिने वर्कर्स के एक्ट थे 1981 के, उसका आधार नहीं लिया उन्होंने, अलग लेबर लॉस का आधार लिया है. उसको पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का आधार लिया है, मिनिमम वेजेस एक्ट का आधार लिया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का आधार लिया है और ऐसे बाकी जो लेबर लॉज है उनका उन्होंने इस SOP को बनाने के लिए उनकी मदद ली है. अभी जैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है जैसे कि उन्होंने क्या कहा है कि जहाँ, मैं अभी ये सब मराठी में आपको हिंदी में बोलता हूँ, जहाँ 1000 या 1000 से ज़्यादा कम 1000 या 1000 से कम जहाँ लोग काम करते हैं उनको पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के सेक्शन 5 के अनुसार उनकी जो सैलरी है वो 7 तारीख के अंदर मिलनी चाहिए या 7 तारीख तक मिलनी चाहिए. ये कौन बोल रहा है, ये ऐसा लिखा है जहाँ 1000 से कम कामगार काम कर रहे हैं मतलब लेबर काम कर रहे हैं उनको उनकी सैलरी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के सेक्शन 5 के अनुसार उनको 7 तारीख के अंदर वो उनकी सैलरी मिलनी चाहिए. उसके बाद उन्होंने आगे लिखा है इम्पोर्टेंट, आपको सिर्फ बताता हूँ उन्होंने क्या क्या बोला है. इसके बाद महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि जो नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिला होती है, सिनेमा, सीरियल, वेब सीरीज जो इस माध्यम में, तो उनके लिए उनके घर से स्टूडियो तक और स्टूडियो से घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रोड्यूसर की है. ये क्लियर कट शब्दों में इसमें लिखा है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है. उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 जो कामगार 14 साल के अंदर है उनके लिए क्या कहा है कि वो दिन में 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते.
आप समझ गए? दिन में 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत से अच्छे इसमें और भी बहुत से है उसमें, ये जो एसओपी है उसमें अच्छी बातें दी है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैंने बताई आपको। इसके अलावा जो कोड ऑन वेजेस है 2019 जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लागू किया है, उसके अनुसार भी मैंने आपको बताया कि 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। ये भी हमारे लिए है, और मतलब रूल है। और जो अपनी जो वेजेस है वो मैंने आपको बताया, या तो आपका डेली वेजेस होना चाहिए या वीकली वेजेस होना चाहिए। ये सब बातें इसमें लिखी हुई है, और ये बंधन कारक है। किसके ऊपर बंधन कारक है? ये निर्माता प्रोडक्शन हाउसेज जो होते हैं उनके ऊपर बंधन कारक है, ऐसा लिखा है। अभी देखो ये एसओपी, और जो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमारे लिए रूल्स कुछ बनाए हैं, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी हमारे लिए रूल्स बनाए हैं, लेकिन ये रूल्स अभी ज़ीरो पर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्योंकि इस रूल्स के बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं है। ऑल इंडिया में की बात कर रहा हूँ मैं। जिनको जानकारी है वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्योंकि वो बोल रहे हैं अगर मैं इसके बारे में आवाज़ उठाऊंगा तो ये मेरा जो हाथ में काम है वो भी जाएगा, ऐसा वो डर रहे हैं। लेकिन ये देखो, मैं तो एडवोकेट हूँ, और आपको लीगल अवेयरनेस इसके बारे में जागरूक करना ये मेरा फ़र्ज़ है, तो ये मैं मेरा काम कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अच्छे एक्ट बनाए हैं, भले वो एक्ट यहाँ लागू नहीं किए गए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये 14 फरवरी 2023 को एसओपी लागू की है। ये जो एसओपी है ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको हर वीडियो में कहा है, आप मेरी बात पे विश्वास मत रखिए, ये सब ऑनलाइन अवेलेबल होता है आजकल सब। और ये गवर्नमेंट से मैंने मंगाया है, गवर्नमेंट ने मुझे भेजा है। और बाकी सब चीज़ें भी आज तक जितने भी मैंने कम्युनिकेशन गवर्नमेंट के साथ किए, सेंट्रल और स्टेट के साथ, वो बहुत से मेरे पास उन्होंने बहुत से चीज़ों का रिप्लाई दिया है। कुछ चीज़ों का रिप्लाई देना बाकी है, जैसे पहले जो 1981 में वेलफेयर फंड के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने मतलब मेरे वीडियोस देखे रहेंगे तो वेलफेयर फंड क्या था कि गवर्नमेंट पर सिनेमा मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 20,000 हर सिनेमा के लिए टैक्स कलेक्ट करने वाला था, सेस कलेक्ट करने वाला था प्रोड्यूसर से। अगर 2081 में एक्ट बनाया था, 2020 में अगर उन्होंने रिपील किया एक्ट, तो उस 40 साल में अगर मैंने उनको पूछा है कि आपने फंड जमा किया है कि नहीं, और कितना फंड जमा किया, अगर साल में 2000 फिल्में रिलीज होती है तो उसके लिए आपने आज तक कितना फंड जमा किया, उसका रिकॉर्ड आप बताइए। तो अभी तक उसका जवाब आया नहीं है। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं, वो इसमें बहुत सी टेक्निकलिटीज़ है। मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश की है। इसके लिए पूरा मैंने पढ़ा नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना है कि गवर्नमेंट ने कुछ एसओपी, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमारे लिए कुछ एक्ट्स बनाए हैं जो अधूरे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो उसमें बहुत सी अमेंडमेंट्स अभी भी होना ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ों में उन्होंने खुल के बात नहीं की, वो खुल के बात होना ज़रूरी है। लेकिन ये एसओपी है, लेकिन इसके बारे में ज़ीरो नॉलेज है, किसी को भी कुछ भी नॉलेज नहीं है। ना एसोसिएशन को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, ना सिने कलाकारों को इसके बारे में नॉलेज है। तो आप इसके बारे में नॉलेज लीजिए और इसका अवेयरनेस फैलाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर ये नहीं होता है तो ऐसा ही चला जो पहले से जो चला आ रहा है कि आपको 100 दिन के बाद पेमेंट मिल रहा है, या फिर 150 दिन के बाद पेमेंट मिल रहा है, या पेमेंट ही नहीं मिल रहा है, आप या 14 घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, या महिलाओं की सेफ्टी के बारे में इशू है। छोटे बच्चे भी 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, उनको उनके स्कूल को एग्ज़ाम के लिए छुट्टी नहीं मिल रही। इसके बारे में पूरा डिटेल बताया है इसमें। बच्चों के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए क्या क्या होना चाहिए एसओपी में पूरी तरह से बताया है। उनको एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिलनी चाहिए, उनका मेडिकल हेल्थ का चेकअप होना चाहिए काम से आने से पहले, 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है उनको। ये सब उन्होंने चीज़ें डिटेल में इसमें बताई है। हमारा पेमेंट टाइम पे मिलना चाहिए, महीने के अंदर पेमेंट मिलना चाहिए। भले आप स्किल्ड वर्कर हो, अनस्किल्ड वर्कर हो, आपका पेमेंट 1 महीने में आपका पेमेंट मिलना चाहिए। ये लेबर लॉ कहता है।
लेकिन हमारे इस इंडस्ट्री में कोई ये लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, कोई इसके बारे में आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है अगर मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा तो ये चीज़ें मेरे खिलाफ जाएगी। तो डर से ये किसी कोई इसके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहा है, और जो एसोसिएशन है वो भी उनको लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा होता नहीं है। अगर बदलाव आप चाहते हैं तो उसको टाइम लगता है, लेकिन अभी ये लॉ तो रूल तो ये है ना, कानून ये कह रहा है तो आपको ये तो मानना ही पड़ेगा। और अगर आपको इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है, अवेयरनेस नहीं फैलानी, आपको नहीं जागरूक करना है लोगों में, तो जैसे चीज़ें चली आती है। अभी मैंने हाल ही में ने एक ना हमारी मराठी के एक बहुत बड़ी अदाकारा है उषा नाडकर्णी जी, उनका मैंने इंटरव्यू देखा अभी हाल ही में, देखा 1-2 महीने पहले। तो उन्होंने उसमें कहा है कि ये हम लोगों को तो पैसे 90 दिन 100 दिन के बाद मिलते हैं, और वो बहुत बड़ी अदाकारा है, इतने सालों से काम कर रही है, हिंदी मराठी थिएटर सब उन्होंने किया है। और वो भी यही कह रही थी कि हमको पैसे 90 दिन 100 दिन के बाद मिलते हैं, पैसे कोई कोई देता भी नहीं है। तो इतने बड़े दिग्गज कलाकारों की अगर ये हालत है, तो जो नए कलाकार है उनके साथ क्या होता होगा। अगर ये सब आपको रोकना है तो गवर्नमेंट रूल बनाती है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है, क्योंकि इसका अवेयरनेस नहीं है। ये जिम्मेदारी ना सब सीनियर आर्टिस्ट की भी है, लीगल मतलब जैसे मेरे जैसे एडवोकेट्स की भी है, और जो एसोसिएशंस है जो कलाकारों से पैसे लेते हैं और एसोसिएशन चलाते हैं उनकी भी है। तो मैं, और सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि गवर्नमेंट को सिर्फ लॉ कोई लागू करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो ये भी देखना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो हम सबको मिलके इसके लिए आवाज़ उठाना है, और ये सब एज पर लॉ ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि ये सब रुके, ये सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो, ऑनलाइन हो, एज पर लॉ हो, जो कानून है उसको इम्प्लीमेंटेशन हो, तो आप सबको इस एसओपी को या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बने हुए रूल्स को उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको जागृति उनके बारे में आपको फैलानी होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सबको शेयर कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए और आवाज़ उठाइए, तो ही ये सब जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है वो बंद होगी। नहीं तो फिर आज तक जैसे चला आ रहा है वैसे ही चला आएगा। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे वीडियोस और इसके बारे में जो भी अभी आगे अपडेट्स आएंगे मैं आपको ज़रूर दिया करूँगा। और इससे पहले भी जो वीडियोस मैंने बनाए हैं वो बहुत टेक्निकल वीडियो है, बहुत डिटेल वीडियो है, उसमें बहुत सी मैंने लीगल टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात की है, वो भी आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद।